जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अंत्योदय एकेडमी में। यहाँ पर हम विश्व भूगोल के डेली मेंस प्रैक्टिस सीरीज़ के क्वेश्चनों का डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम प्रश्नों को देख लेते हैं। 3 मार्कर में कपासी मेघ, पृथ्वी चक्रवात, सुनामी, पीतरंग, जलोढ़ पंख को देखेंगे। 5th मार्कर में पर्वत क्या है, इनका वर्गीकरण, वर्षा के प्रकार और चक्रवात को समझाइए। 11 मार्कर में हम देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन क्या है, इसके प्रभाव बताइए और ज्वालामुखीयता या ज्वालामुखी प्रक्रिया को समझाइए। ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए साथियों, प्रारंभ करते हैं 3 मार्कर से। साथियों, यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपके पास समय मिलता हो तो ही वीडियो को शेयर करें, अन्यथा हम यह बिल्कुल नहीं बोलेंगे आपसे कि आप इस वीडियो को भी शेयर करें, क्योंकि हमें भी पता रहता है आप लोगों के पास इतना समय नहीं रहता है। तो चलिए बिना विलंब किए हुए शुरू करते हैं 3 मार्कर को। 3 मार्कर में सबसे पहले देखेंगे हम कपासी मेघ को। कपासी मेघ को हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे कि यह बादलों का एक प्रकार है। ओलावृष्टि, त्वरित झंझा, तेज वर्षा के लिए यह जिम्मेदार होते हैं। ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में चक्रवातीय वर्षा कराते हैं। इनका लंबवत विस्तार सबसे ज़्यादा होता है। ये हमने देखा है कपासी मेघ के संदर्भ में। अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं चक्रवात, पृथ्वी चक्रवात। पृथ्वी चक्रवात क्या होता है? चक्रवात के विपरीत दशाओं एवं विशेषताओं व वायु परिसंचरण तंत्र जिसमें पाया जाता है, उस प्रक्रिया को पृथ्वी चक्रवात कहा जाता है। इसमें उच्च वायु दाब जो रहता है वह केंद्र में रहता है और जो हवाएं हैं वो बाहर की ओर जाती हैं। मौसम रहित परिघटना है। इसमें क्या है? मौसम साफ होता है, स्वच्छ होता है पृथ्वी चक्रवात में। और यह प्रमुखतया आते हैं उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में क्यों? क्योंकि वहाँ पर स्थल ज़्यादा है, तो तापमान की भिन्नता उत्तरी गोलार्ध में ही ज़्यादा देखने को मिलती है। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। सुनामी। अगला प्रश्न है सुनामी। सुनामी क्या होता है? उच्च ऊर्जा वाली दीर्घ महासागरीय तरंगें सुनामी कहलाती हैं। इनकी उत्पत्ति समुद्र में उच्च तीव्रता के भूकंप से होती है। इनका प्रभाव समुद्र तटीय क्षेत्रों में बाढ़ लाने के इनका प्रभाव ज़्यादा देखा जाता है। आपने भी देखा होगा, सुनामी मूवी वगैरह में कहीं देखी होगी, तो वह सुनामी होती है जो लहरें होती हैं, समुद्री लहरें। उदाहरण की बात करें तो 2004 में हिंद महासागर और 2011 में प्रशांत महासागर में सुनामी की उत्पत्ति हुई थी और इससे बहुत ज़्यादा जन और धन की हानि हुई थी। ये सुनामी हमने यहाँ पर देख लिया। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पीतरंगें। पीतरंगें क्या होती हैं? ये प्राथमिक भूकंपीय तरंगें होती हैं जिनका गमन भूकंप उद्गम स्थल से चारों ओर होता है। ये पीतरंगें कहलाती हैं। इनकी प्रकृति अनुदैर्घ्य तरंग की होती है और यह तीनों माध्यम में गमन कर सकती हैं। इनकी गति तेज होती है और तीव्रता, इंटेंसिटी इनकी कम होती है। अर्थात इंटेंसिटी कम से इसका मतलब हो जाएगा कि ये जो विनाश करती हैं वो अन्य तरंगों की अपेक्षा कम करती हैं। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को हम देखेंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न है जलोढ़ पंख क्या होता है? जलोढ़ पंख की चर्चा करें तो यह नदी द्वारा निर्मित एक आकृति है। पंखनुमा संरचना होती है इसकी। इसका निर्माण गिरिपदीय मैदानों में होता है और विश्व की प्रमुख नदियों द्वारा जलोढ़ पंखों का निर्माण कराया जाता है। तो इस तरह से साथियों हमारे 3 मार्कर प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं 5th मार्कर की ओर। 5th मार्कर से पहले बता दें कि यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो 1399 में कर सकते हैं। अभी उसके केवल 2 टेस्ट ही हुए हैं, आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। 5th मार्कर की बात करते हैं। पहला प्रश्न है 5th मार्कर में, पर्वत क्या है, उनका वर्गीकरण बताइए। तो सबसे पहले पर्वत लिख देंगे हम, 1-2 लाइन में उसका उत्तर लिख देंगे। पर्वत क्या है? पर्वत वैसे ऊंचे स्थल हैं जिनका आधार विस्तृत, शिखर संकुचित तथा ढाल तीव्र होता है। यह आप एक बेसिक परिभाषा है जिसे आप लिख सकते हैं। क्या होते हैं? पर्वत में से ऊंचे स्थल होते हैं जिनका आधार विस्तृत, शिखर संकुचित और ढाल तीव्र होता है। इनका वर्गीकरण की बात करें तो बलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, हौस्ट पर्वत आदि इनके वर्गीकरण में आते हैं। देखते हैं बलित क्या होता है। बलित पर्वत क्या होता है? पृथ्वी के अंतर्जात बलों के कारण चट्टानों में संपीड़न की क्रिया से निर्मित जो पर्वत होते हैं वो बलित पर्वत कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो रॉकी, हिमालय, एंडीज आदि बलित पर्वत की श्रेणी में आते हैं। ब्लॉक माउंटेन की बात करते हैं तो भ्रंश के समीप उठे हुए भाग को ब्लॉक कहते हैं, जैसे कि सतपुड़ा है, ब्लैक फॉरेस्ट है जर्मनी का, ये सब ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। ज्वालामुखी पर्वत की बात करें
ज्वालामुखी पर्वत ऐसे पर्वत होते हैं जिनका निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार से होता है। जो भी अवशिष्ट उसमें से निकलते हैं उनके जमाव से जिसका निर्माण होता है वो ज्वालामुखी पर्वत कहलाता है। जैसे एकांकागुआ, कोटोपैक्सी इक्वाडोर हो गया, फ्यूजियामा हो गया जापान का, ये ज्वालामुखी पर्वतों के उदाहरण हैं। अवशिष्ट पर्वतों की बात करते हैं। अवशिष्ट पर्वत जो होते हैं, जो मूल रूप से जो पर्वत बनते हैं वो अपना प्रारंभिक रूप खो देते हैं। तो खो देने के बाद वो टूट फूट जाते हैं और अवक्षयित होने लगते हैं, तो उन्हीं को कहा जाता है अवशिष्ट पर्वत। जैसे कि विंध्याचल, अरावली, अपलेशियन आदि अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में ही आते हैं। अब बात करते हैं हॉस्ट पर्वत की। जब दो ब्लॉक पर्वतों के किनारों के भाग यथावत रहे और बीच का भाग ऊपर उठ जाए तो हॉस्ट पर्वत कहते हैं। हॉस्ट का अर्थ है कि उठना, तो दो पर्वतों के किनारे सेम रहेंगे और बीच वाला भाग उठ जाएगा तो वो कहलाता है हॉस्ट पर्वत। इसका उदाहरण है जर्मनी का हार्ज पर्वत। तो इस तरह से आप इसे लिख सकते थे। अगला प्रश्न है साथियों वर्षा के प्रकार। तो वर्षा के प्रकारों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि 3 प्रकार की वर्षा होती है। पहले हम वर्षा की छोटी सी इंट्रो लिख देंगे, इसके बाद वो 3 प्रकार की वर्षा बता देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर उनका चित्र भी बना सकते हैं यदि आपको आ जाए तो। वर्षा के प्रकार की बात करते हैं। वर्षा क्या होती है? वर्षा संघनन की प्रक्रिया में पानी की छोटी छोटी बूंदें स्वतंत्र रूप से एकत्र होकर धरातल पर गिरती हैं, जिन्हें वर्षा कहा जाता है। जैसे ही बाष्प की बूंदें रहती हैं, संघनित होकर एक बड़ी बूंद बनती हैं, तो उनका भार ज़्यादा हो जाता है, जिससे गुरुत्वाकर्षण के कारण वो नीचे आने लगती हैं। तो नीचे आकर धरातल पर जैसे ही गिरती हैं तो उसे हम सामूहिक रूप से वर्षा कहते हैं उन बूंदों को। अब वर्षा के प्रकार की बात करते हैं तो 3 प्रकार की होती है, संवहनीय, पर्वतीय और चक्रवाती। संवहनीय में क्या होता है? इसमें धरातल पर पवन गर्म हो जाने पर हल्की होकर संवहनीय धाराओं के रूप में ऊपर उठती है और तापमान में कमी आने पर ठंडी होकर बूंदों में बदल जाती है और फिर वर्षा करती है। यह कहलाती है संवहनीय वर्षा। अब बात करते हैं पर्वतीय वर्षा की। आर्द्रता युक्त पवन के मार्ग में पर्वतीय अवरोध के कारण पर्वतीय ढाल के सहारे संघनन की क्रिया द्वारा पर्वतीय वर्षा होती है। इसमें क्या होता है? जैसे ही पवन किसी पर्वत के किनारे पर पहुंचती है और वायु उसी तरफ जाती है, तो जो जलवाष्प रहती है, जलवाष्प वायु के साथ ऊपर उठती है। ऊपर जैसे ही उठती है तो तापमान कम होता है और आपस में संघनित हो जाती हैं, और संघनित होती हैं तो भार बढ़ता है, आयतन बढ़ता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा प्रबल हो जाता है और वो नीचे आने लगती है वर्षा के रूप में। इसलिए उसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं, क्योंकि वो ढाल के सहारे ऊपर चढ़ती है। चक्रवाती वर्षा की बात करें, गर्म और ठंडी वायु के अभिसरण से निर्मित वाताग्र के ऊपर उठती हैं और ठंडी होकर संघनन की क्रिया द्वारा वर्षा के रूप में धरातल पर गिरती हैं। इसे वाताग्रीय वर्षा कहते हैं। वाताग्रीय वर्षा में हवाएं जैसे ही आएंगी, ठंडी और गर्म दोनों आपस में मिलेंगी और घूमकर ऊपर की ओर चली जाएंगी। ऊपर जैसी जाएंगी, तापमान कम, संघनन अधिक, और इस तरह से फिर वर्षा के रूप में गिरने लगेंगी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न था चक्रवात। चक्रवात क्या होता है? हवाओं का परिवर्तनशील और स्थिर चक्र, जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब तथा बाहर उच्च वायुदाब होता है, यह चक्रवात कहलाता है। चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं, एक शीतोष्ण चक्रवात और एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्ण चक्रवात को वाताग्रीय चक्रवात भी कहा जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में स्पष्ट वाताग्र प्रणालियों का विकास होता है, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात केवल जलीय सतह पर उत्पन्न होते हैं और स्थलीय सतह पर पहुंचते ही समाप्त हो जाते हैं। ये शीतोष्ण चक्रवात के संबंध में था। चक्रवातों के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? भूमध्य सागर, चीन सागर में टाइफून बोलते हैं। कैरेबियन सागर में आने वाले चक्रवातों को हरिकेन बोला जाता है। हिंद महासागर आदि क्षेत्र इसके प्रमुख हैं। अब चक्रवात के प्रभाव क्या होते हैं? चक्रवातों के प्रभाव यहाँ पे लिख देंगे, मानव जीवन के लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकते हैं। चक्रवात के पूर्वानुमान हेतु उत्तर महासागर, भारतीय महासागर में क्षेत्रीय विशेष मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है। ये हमने करंट का भी लिख दिया। साथियों, आप चाहे तो इनकी दिशा भी लिख सकते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों का अक्षांश भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को लिखकर समाप्त कर सकते थे। अब चलते हैं हमारे 11 मार्कर प्रश्नों की ओर। यहाँ पर हम 2 11 मार्कर प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। पहला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन क्या है, इसके प्रभावों को बताइए। तो सबसे पहले जलवायु परिवर्तन को हम यहाँ पर बताएंगे। जलवायु परिवर्तन, जब किसी क्षेत्र के औसत मौसम में परिवर्तन आता है तो उसे जलवायु परिवर्तन की संज्ञा दी जाती है। जलवायु परिवर्तन के कारण कौन कौन से हैं? प्राकृतिक गतिविधियाँ, महाद्वीपीय संवहन, ज्वालामुखी विस्फोट, पृथ्वी का झुकाव आदि
मानवीय गतिविधियों की बात करें तो शहरीकरण, औद्योगिकरण, वनोन्मूलन, रासायनिक कीटनाशक एवं उर्वरकों आदि का प्रयोग जलवायु परिवर्तन के लिए कारण बनता है। वैश्विक ताप में वृद्धि, भूमि परिवर्तन आदि जलवायु को प्रोत्साहित करते हैं। अब बात करते हैं जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की। तो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव वर्षा पर, समुद्री जल स्तर पर, कृषि पर, जैव विविधता पर, मानव स्वास्थ्य पर और भी बहुत सारे क्षेत्रों पर पड़ता है। तो वर्षा पर प्रभाव जो पड़ता है उसमें क्या होता है, दुनिया भर के मानसूनी क्षेत्रों में वर्षा में वृद्धि होगी, जिससे बाढ़, भूस्खलन तथा भूमि अपरदन जैसी समस्याएं पैदा होने लगेगी। ये वर्षा पर प्रभाव पड़ेगा जलवायु परिवर्तन का। समुद्री जल स्तर पर प्रभाव क्या पड़ेगा कि ग्लेशियरों के पिघलने के कारण विश्व का औसत समुद्री जल स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अर्थात जल स्तर क्या है, बढ़ने लगेगा, और जैसे ही जल स्तर बढ़ेगा तो जो छोटे छोटे टापू होंगे वो डूब जाएंगे और देशों की जो राजनीतिक और भौगोलिक सीमाएं हैं ये गड़बड़ाने लगेंगी। इस तरह से ये दिक्कत यहाँ पर देखने को मिलेगी। कृषि पर प्रभाव क्या होगा कि पैदावार पर कम पड़ेगा। पहली बात, पैदावार कम होगा। दूसरी बात, फसलें जल्दी आने लगेंगी तो गुणवत्ता और पोषक पदार्थों की कमी रहेगी और ज़्यादा बीमारियाँ उनमें होने लगेंगी। जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई भी प्रजाति जैसे ही जलवायु परिवर्तन होता है तो अनुकूलन की ज़रूरत होती है, लेकिन यदि जब बहुत ज़्यादा तेज़ी से जलवायु परिवर्तन होगा तो अनुकूलन की दर वह नहीं रहेगी। अगर अनुकूलन की दर वह नहीं रहेगी जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तब वह प्रजाति जो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, अनुकूलन नहीं कर पाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसलिए जैव विविधता समाप्त हो जाएगी जलवायु परिवर्तन ज़्यादा तेज़ी से हुआ तो। अब बात करते हैं मानव स्वास्थ्य पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि जलवायु में उष्णता के कारण श्वास तथा हृदय संबंधी बीमारियों में वृद्धि होगी। यह मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। अब जलवायु परिवर्तन से संबंधित निपटने हेतु कुछ वैश्विक प्रयास भी किए गए हैं, जैसे कि UNCCC, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके बाद COP25 की बैठक होती है। पेरिस समझौता आदि जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु बहुत सारे समझौते हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत के प्रयास, देखिए ये 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान में रखिएगा। ये वाला और ये वाला, इस तरह के जब हम पॉइंट लिखकर आते हैं परीक्षा में तो बहुत अच्छा प्रभाव परीक्षक पर पड़ता है। चलिए, भारत जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत के प्रयास, विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन और सुस्थिर कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। ये भारत के कुछ प्रयास हैं जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए। इसके बाद हमें पृथ्वी पर उसके संसाधनों के संरक्षण को व्यवहार में लाकर जीवन शैली का हिस्सा बनाने की ज़रूरत है। धारणीय विकास की विधियाँ व तकनीकों को प्राथमिकता देनी चाहिए। इससे जलवायु स्थिरता की ओर हमारे कदम मजबूत होंगे। तो इस प्रकार से आप इसका कंक्लूजन लिख के प्रश्न को समाप्त कर सकते थे। इस प्रकार से हमारा यह प्रश्न समाप्त हो गया है। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, ज्वालामुखी प्रक्रिया को समझाइए। साथियों, यदि आपको हमारे मॉडल उत्तर अच्छे लगते हैं तो आप इनको शॉर्ट नोट्स बनाकर अपनी कॉपी में ज़रूर लिखते जाइए, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए करें यदि इस टाइम पर नहीं लिख पाते हो तो, क्योंकि इस प्रकार से यदि आप लिखेंगे तो आपके पास एक शॉर्ट नोटिंग तैयार होती जाएगी जिससे कि आपको रिवीजन करने में सहायता मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं ज्वालामुखी प्रक्रिया क्या होती है। ज्वालामुखी का संबंध पृथ्वी के अंतर्जात बलों से उत्पन्न होने वाले आकस्मिक संचालन से है। ये ज्वालामुखी की हमने बता दी कि क्या होती है भैया। इसके बाद ज्वालामुखी होता क्या है, तो जहाँ पर आप शॉर्ट परिभाषा भी लिख सकते हैं कि ज्वालामुखी धरातल पर उत्पन्न एक छिद्र है जिसमें कि मैग्मा और विभिन्न सारी गैसें और जल वाष्प बाहर निकलकर आती है। तो ये आप यहाँ पर लिख सकते थे। अब ज्वालामुखी में पृथ्वी के आंतरिक परतों में पेरिडोटाइट के गलन से मैग्मा की उत्पत्ति होती है और यह परतों को तोड़ते हुए सतह पर छिद्र के रूप में पहुंच जाता है, छिद्र बनाकर वहां पर पहुंच जाता है। और ज्वालामुखी प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड निकलती हैं। ज्वालामुखी के कारक क्या क्या होते हैं यहाँ पर देखिए, ज्वालामुखी प्रक्रिया में लिखा है वहाँ पर, तो आपको जो भी जितने भी डायमेंशन आए वो सबको यहाँ पर आप समेट सकते हैं। तो कारक बताते हैं, क्या क्या कारक जिम्मेदार होते हैं। प्लेटों का संचालन ज्वालामुखी के लिए उत्तरदायी है। रेडियो एक्टिव तत्वों की विद्यमानता होना नीचे धरातल में, संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति जैसी हो जाती है तो ज्वालामुखी प्रक्रिया तेज हो जाती है। अब ज्वालामुखी के प्रकार बात करें तो
तो सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखियों के प्रकार होते हैं। अब आते हैं ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित स्थलाकृतियाँ। ज्वालामुखी से जो जो भी स्थलाकृतियाँ बनेगी उनकी बात करते हैं। ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृतियाँ, इसमें लावा का पठार, लावा का मैदान, ज्वालामुखी शंकु, गीजर आदि यहाँ पर इस प्रक्रिया में बनते हैं। अब इसमें होता क्या है ये चित्र में देखिए, जैसे ही नीचे से मेग्मा ऊपर आता है तो वह गाढ़ा होने के कारण धीमे धीमे जलता जाता है, जमता जाता है, और जैसे ही जमते 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 ऊपर ऊपर बढ़ता जाता है, और इसी बढ़ाव से, इसी जमाव से जो पर्वत बनते हैं उन्हें हम ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। और इस तरह से जो लावा उस छिद्र में से निकलकर आसपास के इलाकों में फैल जाता है तो उससे पठार का निर्माण होता है और काली मृदा का निर्माण होता है। ये ज्वालामुखी प्रक्रिया में आपने देखा। इसके प्रमुख बिंदुओं की बात करें, कुछ फैक्ट यहाँ पर देख लेते हैं कि विश्व में लगभग 80% ज्वालामुखी विनाशात्मक किनारों एवं 15% रचनात्मक किनारों पर ही बचे हैं, जबकि 5 जो है वो आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। ज्वालामुखी का धरा पर प्रभाव, धरती पर क्या क्या प्रभाव होता है, तो 2 तरह के प्रभाव पड़ते हैं, एक तो निर्माणकारी और एक विनाशकारी। निर्माणकारी में क्या होता है, स्थलाकृतियाँ बनती जो हमने अभी पढ़ा, पठार वगैरह बनेंगे और मिट्टी का निर्माण होगा। पृथ्वी की प्राकृतिक संरचना का ज्ञान पता चलता है ज्वालामुखी से। हाँ, ज्वालामुखी बताता है कि नीचे जो है वो तरल पदार्थ है और बहुत सी मात्रा में अर्ध तरल पदार्थ भी मिला हुआ है, और नीचे का टेम्परेचर, ये सब सारी जानकारियाँ ज्वालामुखी के द्वारा ही प्राप्त होती हैं। अब विनाशकारी प्रभाव की बात करें तो विनाशकारी प्रभाव कुछ इस प्रकार से होता है कि जन धन का नुकसान होता है। ज्वालामुखी यदि रहवासी इलाकों में आ जाता है तो बहुत सारे जन और धन का नुकसान होता है, सभ्यता का अंत भी हो सकता है। भूकंप की पैदाइशी उसी जगह का ह्रास होती है, जिस जगह पे भूकंप निकलता है उस जगह वह पूरी जगह निस्तेनाबूद हो जाती है आरंभिक तौर पे, जब तक कि उस पर अनुक्रमण नहीं होता है। तो यह विनाशकारी प्रभावों में आता है। अब इसको कंक्लूड करते हैं कि ज्वालामुखी एक महत्वपूर्ण क्रिया है जो धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। इसके द्वारा हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन में सहायता मिलती है। इस तरह से आप इस प्रश्न को लेकर कंक्लूड कर सकते थे। साथियों, अगर इस प्रकार से लिखेंगे तो आप निश्चित तौर पर मुख्य परीक्षा में बहुत अच्छे अंक अर्जित कर पाएंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल के साथ, और यदि समय मिले तो इसे शेयर भी आप अपने ग्रुप में या स्टेटस पर लगाकर कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।